और अब हम अपने इस माबद को दोबारा हासिल करेंगे। हैरत है आप इतने दीनदार हैं। बहुत दीनदार हूँ, बहुत, क्योंकि दीन के नाम पर शुरू की गई जंगें बहुत शानदार होती हैं। इतनी बड़ी सलीब आप वहां पहुंचाएंगे कैसे? ज़ेरे ज़मीन सोचो, जमीन की गहराई से सलीब निकलकर आसमान की बुलंदी को पहुंचेगी, आया सोफिया के गुंबद पर, और फिर फिजा में खून की बू। ये जो अभी हम आपको सुना रहे थे एक टर्किश ड्रामा है, उसमें से ईरान और इसराइल की जंग को अब तक 8 दिन हो चुके हैं। इन 8 दिनों में इसराइल कब हाल बेहाल हो गया है, और जो उम्मीद थी पिछले 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी थी ईरान को कि या तो 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के अंदर ईरान कोई न्यूक्लियर डील कर ले, वरना फिर उसके ऊपर हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़िलहाल अपना वो जो मौक़िफ़ था उसको तब्दील कर दिया है, और एक नया बयान उनकी तरफ से जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि 2 हफ्ते तक वो इंतज़ार करेंगे इस जंग में क्या होता है, उसके बाद कोई फ़ैसला लिया जाएगा। ये बता दें कि जो भी हमले ईरान की तरफ से इसराइल पर हो रहे हैं, और हम इस वीडियो में जो भी वीडियो दिखा रहे हैं वो इसराइल में हुई तबाही की वीडियो हैं। इसमें ये जो इस वक्त वीडियो चल रहा है आपके सामने, ये इसराइल के अंदर हुए ईरान के उस हमले का है जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ है, और ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। आयरन डोम, थार्ड, एरो 1, एरो 2 जितने भी इसराइल के डिफेंस सिस्टम हैं वो पूरी तरह नाकाम हुए हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल फायर किए जा रहे हैं वो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनकी स्पीड 12 से लेकर के 18,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। तो 5 मिनट के अंदर, 5 से लेकर के 8 मिनट के अंदर ईरान से चल के इसराइल के अंदर जा कर के वो हिट करते हैं, और इनको रोकने के लिए कोई भी ड्रोन, कोई भी डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास नहीं है जो इनको रोक सके। इसराइल के पास अब बहुत ही कम तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल्स बचे हैं, और अगले 6 दिन के अंदर वो फिर मुमकिन है कि पूरी तरह ख़त्म हो जाए। मोसाद, MI और CIA ने मिलकर के एक मंसूबा बनाया था जिसके मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खमेनी का कत्ल करने का ये मंसूबा था, जिसको बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया था या रद्द कर दिया था। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बयान रशिया की तरफ से आया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता को टारगेट किया जाता है और उनका कत्ल कर दिया जाता है तो फिर सीधे सीधे तौर पर रूस इस जंग में शामिल हो जाएगा। वहीं चाइना की तरफ से पूरी तरह खुल करके अब सपोर्ट किया जा रहा है ईरान को, और ईरान को बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल और टेक्नोलॉजी दी जा रही है, और फ्यूल साथ में जो मिसाइल्स के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है वो फ्यूल चाइना इस वक्त प्रोवाइड करा रहा है। पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो 5 दिन की अमेरिकी यात्रा पर थे। एक बड़ा डेवलपमेंट उस वक्त देखने को मिला जब आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई एक लंच के ऊपर। आसिम मुनीर ने को क्यों बुलाया गया था ये और बता दें। उसकी वजह ये थी कि ईरान के ऊपर अगर ज़मीन से ऑपरेशन किया जाता है, मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है, ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका कोई कार्रवाई करता है, तो इसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान के एयरबेस चाहिए होंगे, पाकिस्तान की ज़मीन चाहिए होगी, साथ ही अफ़गानिस्तान की ज़मीन चाहिए होगी। नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं उधर से होकर के फिर ईरान के अंदर फ़ौज को दाखिल कराया जा सके।
आसिम मुनीर ने इस दौरान एक बहुत ही इंटेलिजेंटली ट्रंप के सामने कुछ ऐसी बातें रखी जिसके बाद ट्रंप सहम गए एक तरह से। साथ ही पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देने के लिए भी रेकमेंड किया है और पाकिस्तान पूरी तरह इस वक्त सेफ कह सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी और रूस के साथ भी सबके साथ मिलकर के एक अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। एक और इतला दे दें, खबर दे दें आपको कि रशिया के वैगनर आर्मी के 300 स्पेशल कमांडोज ईरान पहुंच गए, ऐसी जानकारी मीडिया में मौजूद है, सोशल मीडिया में मौजूद है। इसराइल में जो ये जंग चल रही है 7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा की, और अब जो ईरान ने हमले किए हैं, या ईरान के साथ जंग शुरू हुई है इसराइल की, तो इसमें 60,000 कंपनीज इसराइल के अंदर बंद हो गई हैं। वहाँ पर बहुत बुरी तरह से एक तरह से महंगाई आसमान पर है। एक 10,700 भारतीयों को लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के 10,700 से 700 के करीब जो नागरिक हैं वो ईरान में मौजूद हैं। इसमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं। उनको लाने के लिए ईरान ने अपनी एयर स्पेस खोल दी है और अपने ही जहाज़ों से, जैसा जानकारी मीडिया में है, अपने ही जहाज़ों से उनको भारत भेजने का बंदोबस्त भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब धमकी दी थी उसके बाद ये खदशा था कि अब अमेरिका जंग में सीधे सीधे शामिल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सोच समझ करके कुछ डिफेंस एक्सपर्ट से मशवरा किया होगा, जिसके बाद फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को बातचीत करने के लिए ईरान से अपॉइंट किया है और बहुत जल्दी ये मुलाकात होगी जिसमें न्यूक्लियर डील वगैरह की कुछ बातें मुमकिन हो इस वक्त। देखें, इसराइली स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ है उससे भारी नुकसान इसराइल को हुआ है। इसराइल कोई ऐसा मुल्क नहीं है, अब यह साबित हो चुका कि वो हराया ना जा सके। अच्छा, ट्रंप ने फैसले क्यों तब्दील किए ये भी आपको बता दें। गाज़ा की जंग के बाद पूरी दुनिया ये देख चुकी है कि इसराइल कोई बड़ी ताकत नहीं है और वो ऐसा नहीं है जिसको हराया ना जा सके। गाज़ा में जब हमास से जंग शुरू हुई, या हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था, तो इसराइल का जितना भी नेटवर्क है वो पूरा धराशायी कर दिया था उसने। इंटेलिजेंस का हो या मिलिट्री का हो या किसी भी तरह का, कोई जानकारी उससे पहले नहीं हो पाई थी और एक कामयाब कारगर हमला हुआ था। अभी भी 78 हॉस्टेजेस हमास के पास हैं जिनको इसराइल अभी तक बरामद नहीं कर सका है, उनको छुड़वा नहीं सका है। अमेरिका को अगर जंग यहाँ पर लड़ना होती या होगी कभी भी ईरान के साथ, तो वो अमेरिका के अंदर से हमले नहीं करेगा ईरान के ऊपर, बल्कि जो उसके बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, वहाँ से वो हमले होंगे। और ये जो मिलिट्री बेसिस हैं वो कहाँ पर हैं? इराक में मौजूद है, कतर में है, यूएई में, ओमान, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई। अब अगर यहाँ से हमले होते हैं जैसे इराक के अंदर से हमला होता है, तो इराक में ईरान के जो समर्थक मिलिशिया है वो बड़ी ताकत में है, जिसको पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स भी कहते हैं, और इसी नाम से ये लेबनान में भी है। तो वहाँ से जो हमले होंगे, और इनके पास भी बहुत लॉन्ग रेंज के बड़े मिसाइल्स मौजूद हैं, तो अमेरिका को भारी नुकसान होंगे। साथ ही अगर ईरान की तरफ से कोई हमला होता है किसी भी मुल्क पर, मुस्लिम मुल्क पर, तो उससे ये जंग बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाएगी। तो कोई भी मुस्लिम मुल्क इस बात के लिए तैयार नहीं है
बल्कि अब तो ये खुल करके बात सामने आ गई है कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो पूरी तरह ईरान के साथ खड़े हुए हैं, मैं सऊदी अरब के। एक और रिपोर्ट मीडिया में आ रही है, ये ईरानियन अपडेट नाम से एक एक्स अकाउंट है, उसने पब्लिश किया है इसको। इसराइल के मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स तुर्की की एयरफोर्स के को गार्ड कर रहे हैं इस वक्त, और उनको टर्किश एयर स्पेस में देखा गया है। एक और रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 400 इस्राएली नागरिकों की मौत हुई अब तक और 3000 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, ऐसी जानकारी मीडिया में मौजूद है। सऊदी अरब ने इसराइल को वार्निंग दी है और कहा है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला होता है तो ये जंग फैल जाएगी और हम इस जंग में ईरान के साथ होंगे। फिर सऊदी अरब ने साफ तौर पर ईरान के समर्थन में आ गया है वो पूरी तरह से। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातचीत करके अपना पूरा समर्थन ईरान को दिया है और इजरायली हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाकर कहा कि सऊदी अरब विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी करके कहा है कि इजराइल अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ये एक बड़ा जुर्म है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे हमले फ़ौरन रोके जाने चाहिए। क्योंकि देखिए एक बात बता दें कि यूएई भी ईरान के समर्थन में आ गया है। तुर्की ऑलरेडी पहले से है, तुर्की नेटो का भी मेंबर है। इस सूरत में जितने मुस्लिम मुल्क हैं, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो एक फ्रेंडशिप दोस्ती कराई थी, ताल्लुकात बेहतर कराए थे, उसमें चाइना ने कराए थे और गारंटर चाइना है। तो ऐसे में चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस है और किसी भी तरह से, चाहे वो गाजा की जंग हो, बड़ी कोशिशें थी कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई रिफ्ट पैदा हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए आपस में और ताल्लुकात बिगड़ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मौके पर भी जब ईरान और इसराइल की जंग चल रही है तो अब सऊदी अरब और अरब के दूसरे मुल्क पूरी तरह से खुल करके ईरान के समर्थन में आ गए हैं। रूस ने नई चेतावनी दी है अमेरिका को। रूस ने कहा है कि ईरान से सीधे न भिड़े अमेरिका। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका ने कोई दखल की तो रूस ईरान के सपोर्ट में सीधे खड़ा हो जाएगा। वहीं जब रूस खड़ा होगा तो रूस के साथ चीन भी साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होगा। चाइनीज जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से इस पर बयान दिया गया है और ये बड़ा बयान कह सकते हैं इसको। चाइना की तरफ से इसराइल के हमलों को कंडेम किया गया है और कहा गया है कि ये जंग फ़ौरन रोकी जाए जो इसराइल ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। अब देखें अपडेट्स के बाद अब थोड़ा सा बात करते हैं इस जंग को लेकर के। ये जंग क्यों शुरू हुई, इसके मकसद क्या है? तो ये सबको मालूम है कि ईरान एक बड़ा हदफ है दुनिया में यहूदी लॉबी के लिए और ईरान की ताकत का अंदाज़ा इनको नहीं था। ईरान के पास जितने भी हथियार हैं वो उसके ख़ुद के बनाए हुए हैं, इसलिए उनसे वाकिफ़ नहीं है दुनिया के मुल्क कि इनकी रेंज कितनी है, इनकी कैपेसिटी कितनी है। अब जब ये मिसाइल फायर हो रहे हैं ईरान की तरफ से और जाकर के सीधे इसराइल के इलाकों पर जाकर के तबाही मचा रहे हैं, तो इसराइल अब बिलबिला गया है पूरी तरह से और उसके होश इस वक्त ख़राब हैं। उसकी समझ में फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है कि हम इनसे कैसे, क्योंकि अब अमेरिका ने भी हाथ खींच लिए हैं और जिस तरह की अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि 2 हफ्ते तक हम देखेंगे, उसके बाद कोई फ़ैसला करेंगे। तो ये 2 हफ्ते का जो वक्त है इसराइल के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ईरान ने अभी अपनी क़ुव्वत का मैक्सिमम 5% इस्तेमाल किया है जंग में। उसके पास बहुत बड़े बड़े हथियार मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल अभी नहीं किया गया है और जब वो किया जाएगा तो वो मरहलों के हिसाब से जो जैसा मौका होगा उसके हिसाब से वो हथियार इस्तेमाल होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही ऐसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और इसको तबाह कर दिया है
बहुत भारी नुकसान पहुंचा है ईरान के मिसाइल हमलों में। साथ ही एक हमला और किया गया ईरान की तरफ से, वो बहुत बड़ा हमला है, वो है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, उसको टारगेट किया गया। अब जितने बड़े हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हो रहे हैं, ताकि इसराइल की जो रीढ़ है उसको तोड़ा जाए। इसराइल के अंदर इस वक्त फ़ौज की भी कमी पड़ गई है, और गाज़ा से जो गाज़ा में और इधर उधर जो फ़ौज उसकी तैनात है, उसमें से भी उसको वापस बुला करके शहरों के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है। वहीं जो बंकर्स में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ईरान ने अब ये चेतावनी जारी कर दी है कि देखें, जो कुछ हुआ वो इसराइल की वजह से हो रहा है। इसराइल ने बिल्कुल रहम नहीं किया गाज़ा में जंग के दौरान। तो अब आप लोग अपना जान बचाना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं मुल्क छोड़ करके। और वो जाएंगे कहाँ? ईरान के हमलों की वजह से इसराइल की एयर स्पेस बंद है, रेड सी में सफ़र बंद है, तो निकल करके वो वहाँ से नहीं जा सकते हैं किसी भी तरह से। इसका प्रेशर पड़ेगा नेतन्याहू के ऊपर। इसराइली जो अवाम है वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी, और नेतन्याहू पहले से भी आफतों में घिरा हुआ था, जिसकी वजह से उसने ईरान पर हमले किए। अगर ये हमले नहीं करता और गाज़ा की जंग बंद हो जाती तो नेतन्याहू को ख़ुद जेल जाना पड़ता। उसके ख़िलाफ़ फाइनेंशियल करप्शन के, उसकी वाइफ दोनों के ख़िलाफ़ फाइनेंशियल करप्शन के केसेस हैं, और इसमें उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए ये जंग शुरू की गई। अब ये जंग इसराइल के लिए बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इसराइल के पास सपोर्ट नहीं है। यूएन में भी आज यूएन की एक मीटिंग थी, अर्जेंट मीटिंग, वहाँ भी सभी मुल्कों ने, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस और जो यूरोप के दूसरे मुल्क हैं, ब्रिटेन वगैरह, उन्होंने भी इसराइल को कंडेम किया है और कहा है कि ये बेज़रूरत हमले किए गए ईरान के ऊपर, और कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं थी। वहीं ईरान ने कहा है कि उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है और वो बातचीत के लिए तैयार है। और ईरान की तरफ से बड़े स्तर पर यह कहा गया कि जिस वक्त हमारी बातचीत अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर के चल रही थी, उसको सबोटाज करने के लिए इसराइल ने ये हमले किए ताकि कोई अंजाम तक बातचीत न पहुंच सके, और ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके वो दुनिया में अपनी ताकत का जो प्रदर्शन है वो कर सके। ये जो हमले आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सीधे वो हमले हैं जो इसराइल के ऊपर ईरान की मिसाइल्स जा कर के फायर हो रही हैं। यहाँ आप देखेंगे बहुत भारी तबाही। ईरान ने अपने ड्रोन भी, किलर जो ड्रोन है वो भी इस्तेमाल किए हैं इस जंग में, जिनसे इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। शाहिद 136, शाहिद 146, ये जो ड्रोन है, शाहिद की एक पूरी सीरीज़ है जो ईरान ने बनाई हुई है। और ड्रोन की जो तादाद है, या ड्रोन की जो आर्मी है ईरान की, वो बहुत मजबूत है। साथ ही ईरान नेवी बहुत मजबूत है। ईरान ने बड़े बड़े शिप नहीं बनाए, कैरियर्स नहीं बनाए, बल्कि उसने छोटी बोट बनाई हैं जो हज़ारों की तादाद में किसी भी दुश्मन को फ़ौरन घेर लेती हैं, बड़ी तादाद में जा कर के। अब यहाँ जो जंग चल रही है फ़िलहाल, ईरान के सर्वोच्च नेता को मारने का, जैसे हमने बताया था, ये खुलासा हुआ है। तो अगर कोई भी किसी भी तरह से नुकसान फ्यूचर में सुप्रीम लीडर को हो जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग है जो आप जलती हुई देख रहे हैं, सर्वोच्च नेता को अगर कोई नुकसान हो जाता है तो फिर तबाही होगी इसराइल की बहुत भयानक तरीके से। क्योंकि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया की तरफ से बयान आया, उसने कहा है कि यह शैतान मुल्क है और दुनिया का सबसे बुरा मुल्क है। और नॉर्थ कोरिया की तरफ से बयान में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च लीडर के साथ अगर कुछ होता है तो अमेरिकी जो ठिकाने हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी नॉर्थ कोरिया भी इन अमेरिका के जो ठिकाने हैं जगह जगह उन पर वो हमले कर सकता है। नॉर्थ कोरिया की ताकत का सबको मालूम है, वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास दुनिया की बहुत तगड़ी आर्मी है,
और वो न धौंसने वाला न डरने वाला मुल्क है। ये चाइना की तरफ से बयान है जो यहाँ पर इस वक्त चल रहा है, तो चीन की तरफ से भी खुल करके समर्थन है। अब इस जंग में इसराइल का क्या हश्र होगा वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल ईरान का पलड़ा बहुत भारी है। ईरान ने इसराइल को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, जैसे गाज़ा में ये लोग कर रहे थे अब तक 2 साल से, वैसा ही नज़ारे अब देखने को मिल रहे हैं इसराइल के अंदर से। और नेतन्याहू के माथे पे आप देखें कितना टेंशन होता है, उसका चेहरा कभी किसी वीडियो में देखें या तस्वीर में देखें, वो बेहद पैनिक में है और टेंशन उसके चेहरे से नज़र आती है। सुप्रीम लीडर भारत के अंदर, हम बताते हैं लखनऊ में भारत के अंदर जुमे की नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन हुए ईरान के पक्ष में, और जिसमें कलवे जब्बाद जो धर्मगुरु हैं मुसलमानों के वो शामिल हुए। जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में मुस्लिम्स ने इकट्ठा होकर के इसराइल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया। ये अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है, नो US इसराइल वॉर ऑन ईरान। ये अमेरिका में अमेरिकी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये जंग चलेगी, लंबा चलेगी। फ़िलहाल इस जंग को रोकने के कोई इम्कान नहीं है जब तक अमेरिका इसमें दखल नहीं देगा। पाकिस्तान की तरफ से एक चाल चली गई है, डोनाल्ड ट्रंप को रिकॉग्नाइज किया गया है या उनको प्रोजेक्ट किया गया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। अगर नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को तो उसको जंगें रोकनी पड़ेंगी दुनिया भर में, अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसकी गिनती भी एक जालिम अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरह होगी, जैसा बाइडेन थे या उससे पहले जॉर्ज बुश वगैरह। ये तबाही के नज़ारे इसराइल के अंदर के हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तबाही हुई है, हर तरफ कबाड़ खाना फैला हुआ है। और ये ईरानियन मिसाइल्स हैं तो सीधे जा कर के हाइफा सिटी के अंदर, तेल अवीव के अंदर ईरान ने जो नए मिसाइल से फायर किए हैं उसका तो अंदाज़ा किसी को था ही नहीं। सजल उसका नाम है, किसी को जानकारी नहीं थी उसके बारे में, अमेरिका तक को पता नहीं था कि ये भी कोई मिसाइल ईरान के पास मौजूद है। और वो इतना ख़तरनाक साबित हुई है जिससे बीती रात हमले किए गए इसराइल के ऊपर कि उसने तबाही मचा दी। वो ये वही मिसाइल है जो हम आपको यहाँ वीडियो में दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर ये मिसाइल इसराइल के अंदर पहुंच जाता है और फिर वहाँ पर भारी तबाही होती है। नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में कायम होने की तरफ दुनिया बढ़ रही है। पुराना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर था वो पूरी तरह से गिर चुका है, कोरोना के बाद ही गिर चुका है। अब ईरान के साथ जो ये जंग शुरू हुई है तो दुनिया 2 खेमों में यहाँ से आप देखेंगे पूरी तरह बढ़ जाएगी। एक खेमा होगा अमेरिका और उसके मित्र देशों का, और दूसरा होगा रूस, चाइना और इनके साथी मुल्कों का। ये तबाही के नज़ारे आप जो देख रहे हैं वो इसराइल के अंदर के हैं। ऐसी तबाही की कोई उम्मीद इसराइल को बिल्कुल भी नहीं थी। वो ये समझ रहा था कि हम हमले करेंगे और ईरान जो है घुटने टेक देगा, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है जो इसराइल का कुछ बिगाड़ सके। लेकिन यह दाव उल्टा पड़ गया और दाव इतना उल्टा पड़ा है कि अब इसराइल के लिए बचना मुश्किल हो गया है।
ईरान के इन मिसाइलों ने धुआं निकाल के रख दिया इसराइल का। कोई भी डिफेंस सिस्टम इस वक्त काम नहीं आ रहा है। हवा को चीरता हुआ आसमानों में बुलंदी तक मुसलमान इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, साथ ही सब्र और शुक्र से भी काम लेते हैं, और सब्र और शुक्र दोनों आला दर्जे की इबादतें हैं। ईरान ने बहुत ही सब्र के साथ काम लिया गाज़ा की जंग के दौरान, जबकि इसराइल की तरफ से बड़ी कोशिशें हो रही थी कि ईरान पर हमले किए जाए, और फिर वो 2 बार हुए भी। यह गाज़ा नाम का जो ड्रोन है ईरान का, ये वो ड्रोन है, और ये सीधे सीधे जा कर के इसराइल के अंदर हमले कर रहा है। शुक्रिया आप सभी का।